Welcome back students to my channel Juicy Brains. I am Dr. Yashna Marks and we are discussing cash flow statement. So in previous lectures we have discussed cash flow from operating activities. I hope so आपको वो concept और जो problems हमने solve किए वो clear हो गए होंगे. In today's lecture we will discuss certain problems, certain terms and concepts when we solve cash flow from investing activities. अब देखो अगर investing activities के क्वेश्चन स्पेसिफिक क्वेश्चन की बात आती है तो हम इसको एक एक करके समझेंगे. पहले हमने कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज समझा, देन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज समझेंगे, देन फाइनेंसिंग एंड देन फिर फाइनली वी विल मूव ऑन टू वन डिटेल्ड क्वेश्चन ऑन कैश फ्लो जिसमें तीनों एक्टिविटीज की अकाउंटिंग एडजस्टमेंट्स होंगे. क्लियर? तो देखो अगर कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात हम करते हैं तो वी ऑल नो then investing activities we are discussing, we all know we are talking about fixed assets. ठीक है ना, एक तो होते हैं फिक्स्ड एसेट्स की बात हम करते हैं, उनके परचेज की, उनके सेल की और उनके कितना हमने एक्वायर किया, कितना डिस्पोज किया, कितना सेल किया, कितना परचेज किया. तो वी आर टॉकिंग अबाउट आवर मेन फोकस इज ऑन फिक्स्ड एसेट्स और क्वेश्चन में आपको नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स दिए होंगे. ठीक है ना, ये बात क्लियर हो गई कि फिक्स्ड एसेट्स है, नॉन करेंट एसेट्स है अगर हम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं. अब क्योंकि हम फिक्स्ड एसेट्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा. ठीक है ना, डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट भी आएगा कि फिक्स्ड एसेट दिया है उसमें डेप्रिसिएशन की अमाउंट दी है. क्लियर? सो यू कैन नॉट एस्केप डेप्रिसिएशन कंसेप्ट. आपको ये कंसेप्ट, इसकी अकाउंटिंग अच्छे से आनी चाहिए. और अगर अभी भी आपको कोई डाउट है तो यू कैन रेफर टू माय प्रीवियस लेक्चर्स ऑन डेप्रिसिएशन जो हमने क्लास 11th वाली टॉपिक्स में कवर किया है, बिकॉज ये एलिमेंट्री अकाउंटिंग का पार्ट होता है तो ये 11th स्टैंडर्ड के सिलेबस में है. इन दैट डिटेल अकाउंटिंग आई हैव डिस्कस्ड रिगार्डिंग डेप्रिसिएशन. ठीक है ना. अब डेप्रिसिएशन की अगर बात आ गई तो यू नो देयर आर टू मेथड्स जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं. पहला है रिटन डाउन वैल्यू मेथड. ठीक है ना, दिस इज डाउन. एंड सेकेंड इज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. अब कैश फ्लो में इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से रिलेटेड ये दोनों मेथड आ सकते हैं. इट इज अप टू यू हाउ यू हैव टू डिसाइड कि कौन सा मेथड से डेप्रिसिएशन हमें कैलकुलेट करना है, कौन सा मेथड दिया है. दैट वी विल डिस्कस इन डिटेल इन दिस चैप्टर. सपोज पहले हम बात करते हैं रिटन डाउन वैल्यू मेथड की. बाय नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये दोनों मेथड आते होंगे. रिटन डाउन वैल्यू मेथड मीन्स कि हम जो भी एसेट का ओरिजिनल कॉस्ट है उस पे डेप्रिसिएशन लगाते हैं और नेक्स्ट ईयर जब हम उस एसेट की बैलेंस को कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो डेप्रिशिएटेड वैल्यू पे करते हैं. मीन्स हर साल के डेप्रिसिएशन को शो करते हैं, रिड्यूस करते हैं और रिड्यूस वैल्यूज पे ही नेक्स्ट ईयर उनको हम कैरी फॉरवर्ड करते हैं. वेयरएज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में सपोज हमने मशीनरी ली, हर साल उस पर डेप्रिसिएशन तो लग रहा है लेकिन जो भी हम उसके बैलेंसेस को कैरी फॉरवर्ड करेंगे तो हम रिड्यूस्ड वैल्यू पे उसे शो नहीं करेंगे. जो भी उसकी ओरिजिनल कॉस्ट होगी उसी कॉस्ट पे हम उसको कैरी फॉरवर्ड हर साल करेंगे until unless we sell off that पर्टिकुलर एसेट. क्लियर? तो ये तो था बहुत समराइज फॉर्म में शॉर्ट में कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या होता है, रिटन डाउन वैल्यू मेथड क्या होता है. अब या तो क्वेश्चन में वो स्पेसिफिकली आपको दे सकते हैं कि मशीनरी की वैल्यू है, प्लांट की वैल्यू है, यहाँ पे ब्रैकेट में कॉस्ट लिखा होगा. दैट मीन्स ये ओरिजिनल कॉस्ट पे वो डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट कर रहे हैं. अकॉर्डिंगली हमें डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में दिखानी है. अदरवाइज रिटन डाउन वैल्यू मेथड भी वो लिख सकते हैं बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस दे डू नॉट राइट. इट इज यू दैट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कौन से मेथड से क्वेश्चन पूछ रहे हैं. अब देखो इसका क्या क्लू है. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर सर्टेन थिंग्स जो आपको क्वेश्चन में दी होंगी. पहली बात तो है कोई एसेट है, सपोज प्लांट है. अब प्लांट की आपको क्वेश्चन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा एंड क्लोजिंग बैलेंस. ठीक है, ये दोनों चीजें दी होंगी.
दो फाइनेंशियल ईयर्स दिए होंगे, उसमें ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस आपको दिया होगा। सेकेंडली कुछ इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू डेप्रिसिएशन दी होगी, डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिया होगा आपको, सपोज 10,000। क्लियर? मींस उस स्पेसिफिक फाइनेंशियल ईयर में कितना डेप्रिसिएशन उस प्लांट पे लग रहा है, बिकॉज दिस डेप्रिसिएशन हैज टू बी इंक्लूडेड इन द कैश फ्लो स्टेटमेंट। क्लियर? देखो नॉन कैश नॉन आइटम्स में याद करो, नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स में हम डेप्रिसिएशन को एड बैक करते हैं नेट प्रॉफिट पे टू कैलकुलेट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। क्लियर? ये चीज क्लियर है? तो वहां जो डेप्रिसिएशन आ रहा है वो ये आ रहा है, जो कि आपको इस फाइनेंशियल ईयर का दिया होगा, क्योंकि ये कैश फ्लो में इंक्लूड करना है। तीसरी जो इन्फॉर्मेशन दी होगी वो कुछ ऐसी दी होगी, सपोज प्लांट कॉस्टिंग 50,000, आपको प्लांट की कॉस्ट दे दी 50,000, ब्रैकेट में उन्होंने लिख दिया डेप्रिसिएशन देयर ऑन 10,000। ठीक है? वॉज सोल्ड फॉर 35,000, मानो कुछ ऐसी इंफॉर्मेशन है, ऐसी ही क्वेश्चन में दी होगी। ठीक है? पहले प्लांट का ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन फॉर दैट पर्टिकुलर ईयर। एक तीसरी एडिशनल इन्फॉर्मेशन है प्लांट कॉस्टिंग 50,000, उसका आपको कॉस्ट दे दिया और उस पे डेप्रिसिएशन देयर ऑन 10,000, मींस जब से हमने वो प्लांट परचेज किया है ऑफ द वैल्यू 50,000 तब से उस पे 10,000 डेप्रिसिएशन लग रहा है। कब तक? जब तक कि हमने उसको सेल ऑफ नहीं किया फॉर 35,000। क्लियर? ये चीजें क्लियर हो गई। ऐसे ही कुछ क्वेश्चन में आएगा। ठीक, तो अब हमें क्या क्या कैलकुलेट करना है? ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, हमें डेप्रिसिएशन का एडजस्टमेंट करना है। ठीक, और इससे हमें पता चलेगा, इस वाले इंफॉर्मेशन से हमें पता चलेगा कि हमें गेन हो रहा है और लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट और फिक्स्ड एसेट और नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो भी क्वेश्चन में दिया है। तो हमें प्रॉफिट गेन कैलकुलेट करना है, गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट या मशीनरी, या लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, बिकॉज इसका भी एडजस्टमेंट कैश फ्लो में होता है। क्लियर? ये चीज क्लियर हो गई। थोड़ा सा आइडिया आपको लगा कि अगर रिटन डाउन वैल्यू मेथड का क्वेश्चन आएगा तो वो कुछ इस तरीके से आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। अब इसको कैलकुलेट करने के लिए हमें पर्टिकुलर जो भी एसेट बोला है जिसपे डेप्रिसिएशन लग रहा है, वो हमें उसका अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है? फिलहाल हम फर्स्ट पार्ट में इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे, देन वी विल मूव ऑन टू द ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। क्लियर? देखो यहाँ पे अगर हम इसको बनाते हैं, अब अगर हमें प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बनाना पड़ा, सॉरी प्लांट अकाउंट बनाना पड़ा, तो अब समझो कैसे इसकी अकाउंटिंग होती है। अगर ये समझ में आ गया तो जो क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे उसका कंसेप्ट आपको समझ में आएगा। जरूरी नहीं है कि हर क्वेश्चन को जैसे बुक में दिया है उसको हम याद कर लें या रट लें, क्योंकि एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम वो बहुत ही इनडायरेक्ट क्वेश्चंस पूछते हैं। ठीक है ना? तो कंसेप्ट समझ में आना चाहिए, बाकी फिर वो जो भी पूछें अकॉर्डिंगली यू कैन कैलकुलेट। देखो अब ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो यू नो अगर एसेट के ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस होते हैं तो ओपनिंग बैलेंस आता है डेबिट साइड, ये तो अभी तक पता होगा। टू, हम लिखेंगे बैलेंस ब्रॉट डाउन, जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, सपोज 2 lakhs दिया है। ठीक, और क्लोजिंग बैलेंस आपको यहाँ लिखना है बाय बैलेंस CD। जनरली ये हम कैलकुलेट करते हैं, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज वाले क्वेश्चन में ये आपको दी है क्वेश्चन में। ठीक है? तो ये लिखना है, सपोज ये आपका आया 5 lakhs। दीज आर जस्ट हाइपोथेटिकल फिगर्स, मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ इसलिए आई हैव रिटन। तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस हमने कंसिडर कर लिए। देन अब आपको ये डेप्रिसिएशन दिया है, यू नो डेप्रिसिएशन साल के आखिरी में ही लगता है। ठीक है ना? और उससे पहले हमें अब यहाँ पे डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट या अकाउंटिंग करने के लिए जो डेप्रिसिएशन अकाउंट्स हमने आपने याद कर रखे हैं या आपको क्लियर हो चुके हैं 11th स्टैंडर्ड में, उस चीज को थोड़ा सा दिमाग में
रखो, ठीक है। जस्ट कीप इन माइंड दी स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन अकाउंट, स्पेसिफिक एसेट अकाउंट, कि उसकी अकाउंटिंग हम कैसे करते थे वैसे ही कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है। फॉर ऑल दी अकाउंटिंग स्टूडेंट्स एंड कैंडिडेट्स, ये अकाउंटिंग नई नहीं है, बट जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है उनके लिए नया हो सकता है। दैट इज व्हाई आई एम टेलिंग यू ईच एंड एवरीथिंग, क्लियर। तो यहाँ पे देखो, प्लांट कॉस्टिंग 50,000 वॉज सोल्ड फॉर 35,000, यहाँ आपको इसका सेलिंग प्राइस दिया है, तो हम इसको बाय बैंक करके लिखते हैं, ब्रैकेट में लिख दो सेल, ठीक है ना। क्योंकि एसेट को सेल ऑफ कर रहे हैं तो कैश इनफ्लो होता है, तो वो क्रेडिट हो जाता है। अगर एसेट को परचेज कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो होता है, तो वो डेबिट में आता है, क्लियर। तो ये हो गया 35,000, यहाँ हमने लिख दिया 35,000। अब साल के आखिरी में सपोज मानो कि ये सेल ऑफ किया हमने अक्टूबर में, जैसे हमारा जनवरी से लेकर दिसंबर तक का फाइनेंशियल पीरियड है, अकाउंटिंग पीरियड है, तो हमने इसको कहीं बीच में सेल ऑफ करा, दैट इज वाई मैंने सेल की वैल्यू पहले लिखी। अब साल के आखिरी में डेप्रिसिएशन लग रहा है, दैट इज 10,000, तो इसको हम बाय डेप्रिसिएशन करके ही लिखेंगे, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट 10,000, ठीक। अब देखो इसकी कैलकुलेशन कैसे करनी है। हमें पता है कि प्लांट परचेज किया हमने कितने में, 50,000 में। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें कैलकुलेट करना है गेन हुआ या लॉस हुआ, तो ये सिंपल है। प्लांट परचेज किया 5,000 में, लेस हमने उसमें डेप्रिसिएशन लगा दिया, कितना, जितना कि यहाँ दिया। सब इसको थोड़ा सा चेंज कर लो, 10,000 सेम सेम हो गया, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम लिख लेते हैं 5,000, ठीक है। तो अब डेप्रिसिएशन देयर ऑन, यानी कि 50,000 की जो हमने परचेज की थी प्लांट, उस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा, 5,000, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई, 45,000, ठीक। तो जो ओरिजिनल सेलिंग प्राइस होना चाहिए वो होना चाहिए 45,000, सॉरी, जो उसकी जो वैल्यू है डेप्रिसिएशन के बाद, दैट इज 45,000, लेकिन सेल ऑफ कितने में करा, इसको सेल नहीं, इसकी लिख दो वैल्यू, रिड्यूस्ड या रिड्यूस्ड वैल्यू 45, और फाइनली सेल कितने में करा हमने, 35। तो थी तो मशीन आपकी 45 की, सेल ऑफ करा आपने उसे 35 में, 10,000 का लॉस हो गया, ठीक है। तो ये अब 10,000 जो यहाँ से निकल के आ गया, ये हो गया लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट। अब समझ में आया ये कैसे निकलता है, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट आ गया 10,000। तो हमें पता है कि लॉस हम हमेशा क्रेडिट साइड लिखते हैं, और जो गेन की वैल्यू होती है वो डेबिट साइड आती है। नाउ फॉर द स्टूडेंट्स और कैंडिडेट्स जिनका अकाउंटिंग बैकग्राउंड नहीं है, उनको थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है समझना, क्योंकि ये डेप्रिसिएशन के ही कॉन्सेप्ट हैं जो आगे हम अब यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। तो अगर आपको डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट अच्छे से समझना है तो यू कैन रेफर टू माई प्रीवियस लेक्चर्स ऑन डेप्रिसिएशन। फिलहाल मैंने आपको इतना बता दिया कि ये चीजें जरूरी हैं, और कौन सी डेबिट आएगी कौन सी क्रेडिट आएगी, दिस यू हैव टू कीप इन माइंड। सो लॉस है तो हम लिखेंगे बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, कितना है, 10,000, क्लियर। ये 10,000 आ गया, 35 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 5 lakhs माइनस 2 lakhs। तो अब जो भी हमारा फिगर आया दैट इज 2, अब हम उसे लिखेंगे बैंक अकाउंट। अब आपका ये तो बैलेंसिंग फिगर तो है ही, लेकिन ये इसको हम परचेज भी लिखेंगे, बीइंग परचेजेस कितना, 3,55,000। तो यहां से जो आपका बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगा दैट इज परचेज ऑफ द प्लांट, यानी कि प्लांट इतने में परचेज किया, इतने में सेल करा, इतना डेप्रिसिएशन लगा और इतना लॉस आ गया। देखो ये तीनों चीजें कवर हो गई यहाँ पे, ये तो ऐसी कुछ हम अकाउंटिंग करेंगे। एंड देन
जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि किससे कैश आउटफ्लो है, किससे कैश इनफ्लो है, और इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज में हमें उसे कैसे रिकॉर्ड करना है. सो हैव यू अंडरस्टूड द बेसिक कंसेप्ट कि अगर इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का कोई क्वेश्चन आता है और एसेट से रिलेटेड डिप्रिसिएशन आता है और रिटन डाउन वैल्यू मेथड पे आता है, क्लियर, तो हम कैसे उसको क्वेश्चन को सॉल्व करना है. दूसरी चीज ये है कि कैसे पता चलेगा कि रिटन डाउन वैल्यू मेथड था या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था. देखो, इस केस में क्वेश्चन में डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर दिया होगा, ठीक, और ये वाला डेप्रिसिएशन दिया होगा कि जो प्लांट हम या जो एसेट हम बेच रहे हैं उस पर कितना डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है. जो कि ओरिजिनल कॉस्ट वाला क्वेश्चन होगा, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वाला जो क्वेश्चन होगा उसमें इसके अलावा एक एडिशनल चीज दी होगी, दैट इज एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन. अब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में ओपनिंग बैलेंस दिया होगा क्वेश्चन में एंड क्लोजिंग बैलेंस. जैसे कि ये प्लांट का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया, ऐसे ही क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन करके ओपनिंग बैलेंस दिया होगा एंड क्लोजिंग बैलेंस. तो जहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आ गया मतलब कि ऑटोमेटिकली वो मेथड है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. ऑब्वियसली डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट ही तो हो रहा है, उसको हम शो थोड़ी ना कर पा रहे हैं. हम ओरिजिनल कॉस्ट पे ही, मशीनरी की जो ओरिजिनल कॉस्ट है उसी पे उसको शो करते हैं बुक्स में. तो इसलिए वो डेप्रिसिएशन एक्यूमुलेट होता है, एक्यूमुलेट जमा होता जाता है. तो जहां पे ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वर्ड आया है दैट मीन्स ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है. जहां पे नहीं आ रहा है वहां पे रिटन डाउन वैल्यू मेथड है. कभी कभी क्या करते हैं, आपको जैसे प्लांट की वैल्यूज दे दी और प्लांट लिखा है और ब्रैकेट में लिखा है कॉस्ट. कॉस्ट मीन्स ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, इसको हम रिटन डाउन वैल्यू पे नहीं शो कर रहे हैं. मीन्स प्लांट पे डेप्रिसिएशन तो लग रहा है लेकिन उसे शो नहीं कर रहा है. तो ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड वाला अकाउंटिंग होगी डेप्रिसिएशन की. आई होप सो आपको थोड़ा ये कंसेप्ट क्लियर हुआ होगा, because this will be new for certain students, certain candidates, for those who are appearing for SAS exam for 12th standard students. तो अगर ये चीज नहीं है तो यहाँ से थोड़ा इसको समझो. ऐसे ही हम डेप्रिसिएशन की अकाउंटिंग करते हैं व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. चलो एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं. Okay, the question will be on your screen. It is a question on written down value method of depreciation. Question में आपको दिया है calculate cash flows from investing activities from following information. अब दो financial year दिए हैं 22 and 23, जिसमें कि investments in land दिया है 10% long term investment है. अब long term investment में अगर percentage जुड़ जाए, rate of interest जुड़ जाए, that is ये interest rate है. क्लियर. देन प्लांट एंड मशीनरी के बैलेंस दिए हैं ओपनिंग एंड क्लोजिंग, और गुडविल का भी आपको बैलेंस दिया है. एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अ मशीन कॉस्टिंग 40,000, डेप्रिसिएशन प्रोवाइडेड देयर ऑन 12,000 was sold for 35,000. दूसरी इंफॉर्मेशन है डेप्रिसिएशन was charged during the year 60,000. क्लियर. अब देखो ये वैसे ही क्वेश्चन है जैसे मैंने आपको अभी बताया. तो एक तो है पूरे ईयर की डेप्रिसिएशन और एक है एडजस्टमेंट के साथ जब मशीनरी को हम परचेज या सेल कर रहे हैं. क्लियर. तो सबसे पहले अगर ऐसा कुछ क्वेश्चन है तो हम प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट बना लेते हैं. प्लांट एंड मशीनरी, क्योंकि डेप्रिसिएशन ही उसमें प्लांट एंड मशीनरी में दिया हुआ है, ठीक है ना. तो इसका ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं. टू बैलेंस ब्रॉट डाउन हाउ मच, 3 lakhs, सॉरी 22 है ना, तो 2 lakhs है. ओपनिंग बैलेंस तो यही होगा. क्लोजिंग बैलेंस हो गया बाय बैलेंस CD, दैट इज 3 lakhs, क्योंकि ये बैलेंस 23 का है, फाइनेंशियल ईयर 23. अब देखो क्या दिया है आपको, दिया है अब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं है. वैसे तो मैंने आपको बता दिया है क्वेश्चन इज ऑन रिटन डाउन वैल्यू मेथड, बट अगर देखो ये जनरल क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन ऐसे आपके सामने आता है तो अब इसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया, दैट मीन्स यू हैव टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन रिटन डाउन वैल्यू मेथड. अब मशीन कॉस्टिंग 40,000 वो सेल ऑफ हुई 35,000 की, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सेल कर रहे हैं, कैश इनफ्लो हो रहा है तो बैंक में ही जाएगा.
35,000। इस पे डेप्रिसिएशन कितना लगा वो भी लिख लेते हैं। बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट कितना है, क्वेश्चन में दिया है आपको, फर्स्ट डेप्रिसिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर वो 60,000। क्लियर। आप प्रॉफिट या लॉस निकाल लें, गेन या गेन या लॉस निकाल लेते हैं। नाउ मशीन की वैल्यू थी 40,000। इस पे हमने डेप्रिसिएशन माइनस कर दिया क्योंकि रिटन डाउन वैल्यू मेथड है। कितना लगा डेप्रिसिएशन? 12,000। सो दिस इज 38,000। क्लियर। और हमने सेल कितने में किया? 35,000। सॉरी, दिस इज 28,000। अब 28,000 की तो फाइनल वैल्यू आ गई डेप्रिसिएशन के बाद। अब हमने इसे सेल ऑफ कितने में करा? 35,000। दैट मीन्स दिस इज 7,000। हमें 7,000 का गेन हुआ इसमें, गेन ऑन सेल 7,000 का गेन हुआ। तो मैंने आपको बताया लॉस अगर हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं तो गेन यहाँ आ जाता है, टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट अकाउंट 7,000। क्लियर। और तो कुछ दिया नहीं है इसमें, हमने सारी चीजें कैलकुलेट कर ली। ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस आ गया, सेलिंग वैल्यू आ गई, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द ईयर आ गया, और उससे हमने गेन और लॉस निकालिया तो गेन आया, वो हमने यहाँ पे डेबिट साइड लिख दिया। अब हम परचेज की वैल्यू निकाल लेते हैं। 35,000 प्लस 60,000 प्लस 3 lakhs, दिस इज 3,95,000 minus 2 lakhs minus 7,000, so this is 1,88,000। तो अब ये क्या हो गया? टू बैंक इसको परचेज कर रहे हैं, कैश आउटफ्लो हो रहा है तो बैंक के थ्रू ही होगा। इन ब्रैकेट यू कैन राइट बैलेंसिंग फिगर बीइंग परचेज। क्लियर। ये आ गया। अब हमें निकालना है कि कैलकुलेट कैश फ्लोज फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब देखो कैसे निकलेगा। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज को ध्यान में रखना है हमें कि वहां पे हमने क्या क्या आइटम्स को कंसिडर किया था। ऑब्वियसली परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, परचेज एंड सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट्स। ओके, नाउ वी विल कैलकुलेट कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो हो रहा है या कैश यूज हो रहा है। सो वन बाय वन वी विल डिस्कस ऑल दी आइटम्स। अब देखो इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड दी है। व्हेन यू विल follow the question, the first item is investments in land. So initially investment in land थी 6 lakh, अब है 16 lakhs की। क्लियर। यानी कि हमने इन्वेस्टमेंट इंक्रीज कर दी लैंड पे। अब इन्वेस्टमेंट्स अगर हमने कैश के फॉर्म में इंक्रीज की तो कैश आउटफ्लो ही हुआ, तो कितना हो गया हम माइनस कर देंगे। सो इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड कितना है? डिफरेंस 10 लाख, क्योंकि ये कैश आउटफ्लो है इसलिए माइनस हो जाएगा, ब्रैकेट में इंडिकेट करेंगे। देन 10% लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। अब देखो पहले लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का डिस्कस कर लेते हैं। इनिशियली 22 में 4 लाख था, अब 2,50,000, यानी कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स को हमने सेल ऑफ कर दिया। तो सेल ऑफ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कितना है? सो दिस इज 1,50,000। क्लियर। नेक्स्ट इज, अब क्योंकि 10% आपका इंटरेस्ट रेट दिया है, सो यू हैव टू कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज है तो इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। ठीक है। अब ओपनिंग बैल मतलब 22 में इन्वेस्टमेंट्स थे 4 लाख और अब हैं 2,50,000। क्लियर। तो अब किस पे 10 इंटरेस्ट लगेगा? क्योंकि क्वेश्चन में कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी कि जो हमने सेल करे वो कब करे, तो हम अज्यूम करते हैं कि जो 4 लाख है इस फाइनेंशियल ईयर का, जिसमें कैश फ्लो स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं यानी कि 22 से 23 का, तो वो 4 लाख ही है। हमने जो इन्वेस्टमेंट सेल ऑफ करे वो थे 1 अप्रैल 23 में। समझ में आ गया?
क्योंकि ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी है इसलिए 4 लाख पे ही हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। अगर ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी होती कि जो इन्वेस्टमेंट्स हैं लॉन्ग टर्म वो हमने सेल कर दिए बट इट वाज सोल्ड ऑन 1 अप्रैल 22 को सेल ऑफ करते, दैट मीन्स कि अब जो भी इंटरेस्ट होता है वो उनकी रिड्यूस्ड वैल्यू पे निकलता है, क्योंकि ऑब्वियसली इस साल तो सेल ऑफ हो गए तो 2,50,000 ऑटोमेटिकली हो गए। लेकिन क्योंकि कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो हम ये ले अज्यूम करके चलते हैं कि जो सेल ऑफ हुए वो अब 1 अप्रैल 23 में हुए, तो इस ईयर का जो भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट था उसकी वैल्यू 4 लाख ही थी, इसलिए इंटरेस्ट 4 लाख पे कैलकुलेट होगा एंड इट विल बी 40,000। क्योंकि कैश इनफ्लो है इसलिए ऐड हो जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी पे आ जाओ। प्लांट एंड मशीनरी, इसको ऐसे लिख देते हैं परचेज सेल सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन। यहाँ पे सेल कर रहे हैं प्लांट को, सेल ऑफ प्लांट 35,000, कैश इज कमिंग इन, और यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया परचेज ऑफ प्लांट हाउ मच 1,88,000, क्योंकि परचेज कर रहे हैं कैश आउटफ्लो हो रहा है। ठीक है, ना तो डेप्रिसिएशन कंसीडर करेंगे ना गेन कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो प्लांट और मशीनरी का एडजस्टमेंट हो गया। आखिरी में आता है गुडविल। गुडविल का ओपनिंग बैलेंस था 15,000, वो बढ़ के हो गया 80,000, यानी कि हमने गुडविल को परचेज किया है। परचेज ऑफ गुडविल कितना, 65,000, क्योंकि परचेज किया है कैश आउटफ्लो है इसलिए ये हम ब्रैकेट में इसे डिनोट करेंगे। अगर 15,000 से और कम हो जाता, सपोज 8,000 हो जाता 23 में, दैट मीन्स वो गुडविल रिटर्न ऑफ है। ठीक, उसकी वैल्यू रिड्यूस्ड हो रही है, उसको हमने सेल कर दिया तो वो रिटर्न ऑफ करके हम उसे मेंशन करते हैं, बट इस केस में बढ़ रही है सो परचेज ऑफ गुडविल। चलो अब निकाल लेते हैं हम। पहले जो नेगेटिव आइटम्स हैं उनको निकाल लेते हैं। दिस इज 10 lakhs plus 1,88,000 plus 65,000, so this is 12,53,000। इतना तो कैश आउटफ्लो हो गया इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से। कैश इनफ्लो कितना है 1,50,000 प्लस 40,000 प्लस 35,000। ठीक है, सो दिस इज 2,25,000। सो ये कैश आउटफ्लो है, ठीक, और ये कैश इनफ्लो है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज से। तो फाइनल अब हम इसे माइनस कर देंगे, कितना आ रहा है -12,53,000। सो दिस इज 10,28,000। 10,28,000। अब क्योंकि कैश आउटफ्लो बड़ा था, ये माइनस में था, तो इसको हम लिखेंगे कैश फ्रॉम नहीं आएगा, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अगर ये माइनस फिगर नहीं या माइनस वाली फिगर नहीं होती बड़ी, यानी कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज जो भी कंपनी ने की उससे कैश इनफ्लो ही हुआ, बट इस केस में उनका कैश आउटफ्लो हो गया। ठीक है, सो द आंसर विल बी 10,28,000। सो दिस आई होप सो दिस इज क्लियर कि इस तरीके का क्वेश्चन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज का आ जाता है। एसेट की बात होती है, डेप्रिसिएशन की बात होती है, तो कैसे आपको उस क्वेश्चन को एनालाइज करना है, कैसे पता चलेगा रिटन डाउन वैल्यू मेथड है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और कैसे हमें इसे आखिरी तक यहाँ तक सॉल्व करना है। सो वी विल डिस्कस अनदर क्वेश्चन ऑन ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। जब आपको एसेट की वैल्यू ओरिजिनल कॉस्ट पे दी होती है, उस केस में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आल्सो कम्स इनटू पिक्चर। सो वहां पे हम कैसे क्या अकाउंटिंग करेंगे। So we will discuss another question in which accumulated depreciation is also mentioned. उसका adjustment होना है, that means जो depreciation calculate होना है वो अब original cost method पे होना है। ठीक है, the question will be on your screen. It says the balance in
plant and machinery account and accumulated depreciation as on 31st March 2021 and 22 are as follows. अब देखो दो फाइनेंशियल ईयर दिए हैं 21-22, प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस दिया है ना accumulated depreciation, so that means this is original cost method you have to calculate, and plant and machinery costing 12,80,000, accumulated depreciation thereon 5,30,000 was sold at a loss of 2,60,000. सारी चीजें वैसे ही हैं, बस इस क्वेश्चन में accumulated depreciation has come into picture. लॉस ऑफ 2,60,000 मीन्स उन्होंने लॉस मेंशन कर दिया, सेलिंग प्राइस कैलकुलेट करनी है. सो यू हैव टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी परचेज सोल्ड एंड डेप्रिसिएशन चार्ज्ड फॉर द ईयर. क्या क्या निकालना है हमें? प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, लेट्स राइट इट हियर. प्लांट एंड मशीनरी परचेज्ड, कितने में परचेज की, कितने में सेल करी, और डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर. अब ये क्वेश्चन में नहीं दिया है, ठीक है. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है बट स्पेसिफिक डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन. क्लियर? तो सबसे पहले हम प्लांट एंड मशीनरी का अकाउंट बना लेते हैं. चलो इसके बैलेंसेस ट्रांसफर कर लेते हैं. ओपनिंग एंड क्लोजिंग, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन. 21 का है 48 lakhs एंड बाय बैलेंस कैरेड डाउन 65,40,000. क्लियर? अब सबसे पहले जितने में सेल हुई वो लिखते हैं हम बाय बैंक अकाउंट. इस क्वेश्चन में नहीं दी है, ये हमें कैलकुलेट करना है. क्लियर? और क्या दिया है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्योंकि हमने जैसे डेप्रिसिएशन को वहां पे मेंशन किया, अब यहाँ पे हम बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर देंगे. एक्यूमुलेटेड नहीं होता तो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट आ जाता, सिंपल. दैट इज 5,30,000. ठीक है. और लॉस दिया है, गेन होता तो टू गेन ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी बाय लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट. कितना ये क्वेश्चन में आपको ऑलरेडी दिया है. अब ये निकाल लोगे, सेलिंग प्राइस तो आ जाएगा यहाँ से ऑब्वियसली. मशीन का कॉस्ट था 12,80,000. एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा, माइनस कर दो. 5,30,000 कितना आया? 7,50,000. और हमने इसको लॉस पे सेल ऑफ किया, कितना आया? लॉस कितना था हमारा? 2,60,000. सो ऑब्वियसली इसे माइनस कर देंगे. कितना आ गया? 4,90,000 में हमने सेल किया, तभी लॉस आया हमारा 2,60,000 जो क्वेश्चन में दिया था. अब यहाँ पे वी विल राइट दिस 4,90,000. अब आपके पास सेल आ गई, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, लॉस ऑन सेल है, ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस है. तो यहाँ से हम परचेज का अमाउंट निकाल सकते हैं जो हमें निकालना है. बीइंग परचेज, क्लियर? 4,90,000 plus 5,30,000 plus 2,60,000 plus 65,40,000 minus 48 lakhs. So this is 30,20,000. 30,20,000. ठीक है. तो एक वैल्यू तो ये निकल के आ गई. दिस इज 30,20,000. क्लियर? दूसरी सोल्ड भी निकल के आ गई 4,90,000. अब निकालना है डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर जो क्वेश्चन में हमें नहीं दिया है. सो अब हम बनाएंगे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, क्योंकि हमें क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ही दिया है ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंसेस के साथ. क्लियर?
क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंस दिया है. सो इन ऑर्डर टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर वी हैव टू ओपन एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट. दूसरी चीज, क्योंकि एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का ट्रीटमेंट यहाँ किया है, इसलिए हमें इस अकाउंट में अब ये एंट्री भी कंप्लीट करनी है, डबल एंट्री कंप्लीट करनी है. सो क्योंकि एसेट के ओपनिंग बैलेंस डेबिट साइड होते हैं, क्लोजिंग क्रेडिट साइड होते हैं, डेप्रिसिएशन के बैलेंसेस जस्ट ऑपोजिट होते हैं, चाहे वो डेप्रिसिएशन का हो चाहे वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का हो. तो बाय बैलेंस brought down will be the opening balance, that is 14 lakhs 5,000, and two balance carried down, this is closing balance 2 lakh 22 lakhs 10,000. ठीक है ना, क्लियर हो गया. अब क्या करना है, यहाँ पे ये एंट्री कंप्लीट कर लेते हैं. तो ये एंट्री कुछ ऐसी होगी, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिटेड टू प्लांट एंड मशीनरी. तो टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, इसमें लिख दो ट्रांसफर. आपने ये एंट्री को ट्रांसफर कर दिया यहाँ पे. हाउ मच, 5,30,000. ये क्वेश्चन में दिया है, क्लियर. तो अब जो भी हमारा बैलेंसिंग फिगर आएगा, प्लस 22,10,000 minus 14,05,000, this is 13,35,000. So 13,35,000 will be your depreciation for the year by depreciation, और ये है बैलेंसिंग फिगर. क्लियर, यही हमें निकालना था. So this is 13,35,000, 14 lakhs. This is 27,40,000. 27,40,000. तो ये आ गया हमारा 13,35,000. तो ये क्वेश्चन था, समझ में आया. अगर क्वेश्चन में एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है, ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दिया है, तो उसका भी अकाउंट बनेगा. क्यों, वाई, बिकॉज इट बिकम्स इम्पोर्टेंट टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर. ये फिगर यहाँ से निकल के आएगा, और फिर ये वाली एंट्री भी, एक्यूमुलेटेड वाली एंट्री, डेप्रिसिएशन वाली एंट्री भी, दोनों जगह ट्रांसफर होके कंप्लीट होगी. क्लियर, अंडरस्टूड. तो जैसे कि इस क्वेश्चन में आपको सेलिंग वैल्यू निकालनी पड़ी, लॉस दिया है. किसी क्वेश्चन में ये और ये चीजें दी होंगी, आपको परचेज निकालना है, लॉस निकालना है, निकाल लोगे. क्लियर. किसी किसी क्वेश्चन में क्या होता है, ये वाली अमाउंट नहीं दी होती, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन वाली. अब उस केस में ये डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट दी होगी. अगर डेप्रिसिएशन वाली अमाउंट दी है, ठीक है, तो अगर सपोज ऐसा कोई क्वेश्चन है कि ओपनिंग बैलेंस दिया है, क्लोजिंग बैलेंस दिया है एंड डेप्रिसिएशन दिया है, उससे निकल के आएगा वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अमाउंट जो कि एसेट अकाउंट में ट्रांसफर होना है. यहाँ से ये 5,30,000 निकल के आया, मानो ये नहीं दिया होता तो इसको हम यहाँ पे अब ट्रांसफर करते, तो इसको यहाँ पे ट्रांसफर करते, बाकी सारी आपको चीजें दी हैं, तो आपकी परचेजिंग वैल्यू भी यहाँ से निकल के आती. सो इट डिपेंड्स कि वो किस तरीके से क्वेश्चन दे रहे हैं. या तो सारी वैल्यूज दे देंगे, आपको सिर्फ गेन लॉस निकाल के परचेज की वैल्यू निकालनी है, और कैश फ्लो या यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज यू हैव टू कैलकुलेट. अदरवाइज वो कुछ ऐसा क्वेश्चन भी आपको दे सकते हैं. सो आई होप सो द कंसेप्ट बिहाइंड दिस क्वेश्चंस इज वेरी मच क्लियर, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं. अगर तो उन्हें बहुत इजी और वेरी शॉर्ट में देना होगा तो वो सिंपल आपको कैलकुलेशंस के साथ दे विल गिव यू द क्वेश्चन, बट थोड़ा सा उन्हें इनडायरेक्ट करना होगा, थोड़ा सा कठिन बनाना होगा, तो वो डेप्रिसिएशन इसमें ऐड कर देंगे, एक्यूमुलेटेड भी दे देंगे साथ में. तो ऐसे डिफरेंट डिफरेंट चीजों की अकाउंटिंग in case of investing activities you have to do. So students, I hope so this lecture is very much clear. हमने दो problems को आज solve किया, and in the upcoming lectures we will move forward and we will solve problems on financing activities and cash flow statement. See you in the next class. तो स्टूडेंट्स, आई होप सो आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो. अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल. सी इन द नेक्स्ट क्लास.